आज की इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस का 5th चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए इसका आंसर है, कभी कभी किसी मिश्रण में एक या उससे अधिक हानिकारक और अनुपयोगी अवयव मिश्रित होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए ऐसे मिश्रण से विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जैसे चावल या दाल से हम क्या करते हैं, बीन कर कंकड़ को या पत्थर को अलग करते हैं। तो ये विधि जो होती है ये हस्तचयन विधि कहलाती है या बीन कर अलग करना विधि कहलाती है। इसी तरह से जब हम चाय बनाते हैं तो हम निस्यंदन विधि द्वारा चाय से चाय पत्ती और चाय अलग करते हैं, यानी चाय को हम छन्नी के द्वारा छान लेते हैं और इस तरह से चाय पत्ती अलग हो जाती है और पीने के लिए चाय अलग प्याली में आ जाती है। तो इस तरह से जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनको मिश्रण से अलग करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो देखिए निष्पावन क्या है? हवा के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को अलग करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। ज़्यादातर किसान इस विधि का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हल्के भूसों को भारी अन्न कणों से अलग किया जाता है। भूसा हल्का होता है, वह हवा के झोंके से दूर एकत्रित होता है, जबकि अन्न कण भारी होने के कारण पास में ही एकत्रित हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो निष्पावन की क्रिया करता है वो ऊंचे में खड़ा होता है और ऊंचे से वो जो मिश्रण है अन्न का और भूसे का उसको नीचे डालता है। उससे क्या होता है, हवा से हल्के जो भूसा है वो दूर एकत्रित हो जाता है और अन्न कण क्योंकि भारी होते हैं वो पास में ही जमा हो जाते हैं। जब कभी हवा नहीं चलती इस काम को पंखों के द्वारा भी किया जाता है। तो इस तरह से निष्पावन विधि में हल्के और भारी कणों कर दिया जाता है। प्रश्न है देखिए, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे अलग करेंगे? अब देखिए जब पकाने से पहले हम क्या करते हैं, दालों को हस्तचयन की विधि या हाथ से बीनकर इसके कंकड़ पत्थर को या भूसे को अलग कर दिया जाता है। धूल के कण को अलग करने के लिए दाल को पानी में डालना पड़ता है, जिससे दाल तो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि दाल भारी है और धूल के कण बहुत छोटे हैं, वो पानी के साथ मिल जाएंगे। दाल के नीचे बैठने की क्रिया अवसादन कहलाती है और इसके बाद बर्तन को तिरछा करके धूल वाले पानी को बाहर निकाल देंगे। यह क्रिया निस्तारण कहलाती है। तो इस तरह से अवसादन के द्वारा और निस्तारण के द्वारा और हाथ से बीनकर हम दाल से भूसे को और धूल के कणों को अलग कर लेंगे और इस तरह से ये दाल धुलकर साफ हो जाएगी जो पकाने योग्य होगी। तो हस्तचयन का मतलब होता है हाथ से बीनकर। अब देखिए चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? तो चालन क्या है? देखिए चालन की विधि के द्वारा बड़े बड़े अनुपयोगी कण को छोटे छोटे और बड़ी कण से अलग कर सकते हैं। हम घर में क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आटे से चोकर अलग करते हैं छन्नी के द्वारा। तो इस विधि का उपयोग भवन निर्माण की प्रक्रिया में रेत से कंकड़ और पत्थर को अलग करने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा जब भवन निर्माण होता है कहीं पे तो मजदूर क्या करते हैं, बड़े से जो उनकी छन्नी होती है उससे रेत को छानने का काम करते हैं। ये क्रिया चालन कहलाती है।
तो चालन की विधि के द्वारा बड़े बड़े अनुपयोगी कण को छोटे छोटे और बारीक कण से अलग कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग हम आटे से चोकर और अन्य अनुपयोगी कण को अलग करने में करते हैं। साथ ही इस विधि का उपयोग भवन निर्माण की प्रक्रिया में रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे? देखिए, इस मिश्रण से रेत और जल को अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। रेत भारी है, इसलिए जल में नीचे बैठ जाएगी। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब को तिरछा करके पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यह क्रिया निस्तारण कहलाती है। निस्तारण के बाद जल को फिल्टर पेपर से छानेंगे। फिल्टर पेपर में छिद्र जो हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इससे जो बहुत बारीक कण है वह भी फिल्टर पेपर से अलग हो जाएंगे। यह क्रिया निस्यंदन कहलाती है। तो इस तरह से रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को अलग करने के लिए अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों विधियों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि रेत भारी है, वो नीचे बैठ जाएगी और उस पानी को तिरछा करके दूसरे बर्तन में निकाल दिया जाएगा। ये क्रिया निस्तारण कहलाएगी। और निस्तारित जल को क्या करेंगे? फिल्टर पेपर से छान लेंगे। प्रश्न है, देखिए, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, उत्तर है हाँ। आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है। इस मिश्रण से चीनी को चालन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि आटे के कण बारीक होते हैं और चीनी के कण आटे के कण से बहुत बड़े होते हैं। चीनी के कण छन्नी में रह जाते हैं और आटे के कण नीचे दूसरे बर्तन में आ जाते हैं। तो इस तरह से आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को भी अलग कर लेते हैं और आटे को भी अलग कर लेते हैं। ये क्रिया कौन सी विधि से होती है? चालन विधि के द्वारा। चालन विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब कण बहुत छोटे और बारीक तथा बड़े कण आपस में मिक्स होते हैं। इनका मिश्रण होता है छोटे कणों का और बड़े कणों का, तो उनको छन्नी के द्वारा चालन विधि से अलग कर लिया जाता है। 7वां प्रश्न है, देखिए, पंकिल जल से किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल का मतलब होता है जो गंदा जल है, गंदला जल, मिट्टी मिला हुआ जल। तो देखिए, उत्तर है पंकिल जल के किसी नमूने से हम स्वच्छ जल अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन की विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जिस बर्तन में पंकिल जल रखा है उसे बिना हिलाए कुछ देर रहने देंगे। भारी कण नीचे बैठ जाएंगे। भारी कण के नीचे बैठ जाने को अवसादन कहा जाता है। जल को हम तिरछा करके दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यह क्रिया निस्तारण कहलाती है। अब इस जल को बड़ी छन्नी से या कपड़े से या फिल्टर पेपर से छान लेंगे। बहुत बारीक कण भी अलग हो जाएंगे और दूसरे बर्तन में साफ पानी आ जाएगा। इस तरह हम पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं। यह क्रिया निस्यंदन की क्रिया कहलाएगी। तो निस्यंदन की क्रिया किससे होती है? एक तो बारीक छन्नी से, कपड़े से या फिल्टर पेपर से। उससे क्या होता है, जो जल में छोटे छोटी गंदगी भी हैं, छोटे छोटे जो बारीक कण हैं, वो भी छनकर अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें खाली जगह दी है, उन खाली जगह को भरना है। तो पहला है, देखिए, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। दूसरा, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है।
पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें भरेंगे हम वाष्पन। अगला है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें जो पृथक्करण की प्रक्रिया है ये अवसाधन कहलाती है। तो इस तरह से आपने देखा, ये हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस अच्छी तरह से समझ लीजिए और तब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब अगला है सत्य अथवा असत्य। हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, इन सेंटेंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये सही है या गलत है? ये असत्य है। दूध और जल के मिश्रण को निस्से या छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये भी असत्य है, क्योंकि नमक और चीनी का भार लगभग बराबर होता है। तो ये असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। तो चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन या छानने की क्रिया द्वारा किया जा सकता है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। ये असत्य है, क्योंकि अनाज भारी है, भूसा हल्का है। दोनों को अलग करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो सेंटेंस सही है उसमें सत्य लिखना है, जो गलत है असत्य। अगला प्रश्न देखिए, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? देखिए, आंसर है शिकंजी में चीनी बर्फ डालने से पहले डालेंगे, क्योंकि अधिक ताप पर जल में विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। यानी जब अधिक ताप होगा तो जल में चीनी ज़्यादा घोली जा सकेगी। लेकिन जैसे ही हम जल को ठंडा कर देंगे या उसमें बर्फ़ डाल देंगे तो विलेय पदार्थ की मात्रा अब उसमें कम घुल पाएगी या देर से घुलेगी। इसलिए जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर जब शिकंजी बनाई जाती है तो पहले हम क्या करेंगे? चीनी डालेंगे और बाद में इसे ठंडा करेंगे बर्फ़ डालकर, क्योंकि जब जल ठंडा होगा तो चीनी का संतृप्त विलयन जल्दी बन जाएगा। या हम कह सकते हैं ठंडे जल में चीनी कम घुलेगी या देर से घुलेगी, धीरे धीरे घुलेगी। जबकि पानी का ताप ज़्यादा है तो चीनी आसानी से घुल जाएगी। तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर थे पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर के।